सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। पाकिस्तान में भी इस मूजी वबा के वार बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना ने मजीद 55 अफराद की जान ले ली है। कोरोना का शिकार बनने वालों में नैब अदालत के साबिक जज और नवाज शरीफ के खिलाफ 2 करप्शन केसेस का फैसला सुनाने वाले अरशद मलिक भी शामिल हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 3,262 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 4,10,072 हो गई है। इस मर्ज पर दुनिया कैसे काबू पा सकती है, इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का खुसूसी इजलास हुआ, जिससे खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 10 नुकाती एजेंडा पेश किया, जिसमें एक मुतालबा यह था कि वो सियासतदान जो कौमी दौलत लूट कर दूसरे मुल्क ले गए हैं, इसे वापस किया जाए ताकि इस पैसे को कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जा सके। जनरल असम्बली का यह इजलास इस बात का आकाश है कि दुनिया इस खतरे को कितनी संजीदगी से ले रही है, लेकिन सितम यह है कि हमारे सियासी रहनुमा इस पुरखतर दौर में भी सियासत तर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अपोजिशन ने आज मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान भी कर दिया। कोरोना के खतरे के बावजूद हुकूमत गिराने की तहरीक एहतजाजी जलसे भी जारी हैं। इस हवाले से नजरें 13 दिसंबर के लाहौर जलसे पर लगी हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है कि अपोजिशन विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। बाहर आवाम की जिंदगी खतरे में डालकर जलसे हो रहे हैं, अंदर अपने मफादात को बचाने के लिए मुज़ाकरात का डोल डाला जा रहा है। वाकिफाने हाल का दावा है कि नया मिशन मिलने पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी बीमारी भूल कर फिर सरगर्म हो गए हैं। डील की कोशिशें तेज तर हो गई हैं। एक हफ्ते में आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से 3 बार राब्ता हुआ है। अगर मुफाहमत की कोशिशें कामयाब हो गई तो नवाज शरीफ से दबाव कम हो जाएगा और बदले में नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के लहजे में नरमी आएगी। नाकामी की सूरत में हुकूमत मुखालिफ मुहिम को तेज किया जाएगा। इस हवाले से एक खबर यह भी है कि नून लीग के अरकान असम्बली लाहौर जलसे से पहले इस्तीफों का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ये इस्तीफे स्पीकर की बजाय पार्टी को जमा कराए जाएंगे। ये फैसला शहबाज शरीफ, हमजा और मरीम नवाज के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया, जिसमें शहबाज शरीफ का मरीम नवाज को मशवरा था कि इस हद तक ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मशवरे को माना भी जाएगा या नहीं। क्या PDM की दूसरी जमातें भी इस्तीफा देंगी या फिर लॉन्ग मार्च का फैसला कुन ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा? आज इस सब पर बात करेंगे। असद खरल साहब आप लोगों के सामने साथ है। खरल साहब, आसिफ जरदारी साहब फिर एक्टिव हो गए हैं, तो मना सकेंगे नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को, या अपनी डील अलग चलेगी? देखिए, मामला यह है कि एक हफ्ते के दौरान आसिफ जरदारी साहब का 3 बार रब्ता हुआ नवाज शरीफ साहब से जी, और ये ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि जरदारी साहब की और कुछ मुख्तदर जो हल्के हैं उनकी एक मुलाकात भी हुई है और उस हवाले से कुछ चीज़ें भी तय हुई हैं। अब जरदारी साहब अचानक से क्यों एक्टिव हो गए हैं और 8 दिसंबर को जो PDM का होने वाला जलसा है वहाँ पे क्या हिकमत अमली इख्तियार होगी, और जरदारी साहब लग ये रहा है कि वो मज़ाहमत की बजाय मफाहमत की सियासत जो है उसका रास्ता वो इख्तियार करेंगे। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनका इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आता है सामने। बहरहाल जरदारी साहब जो है, मेरा ख्याल ये है कि उनको भी कुछ ज़ाहिर बात है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और कुछ उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। उस बुनियाद पर जरदारी साहब ने एक दफ़ा कमर बांध दी और आप देखें कि बहुत अरसे से आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल जो मुल्की सियासत से वो गायब थे, बल्कि कुछ दिनों से तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना जो पॉजिटिव चूँकि आने के हवाले से एक जवाब है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे जी। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? और लेकिन खरल साहब, लोगों को सड़कों पर लाया जा रहा है, मुल्क की एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है, तो ऐसे है कि चाहते हैं तो लोगों को सड़कों पर मारना है, खुद अंदर मुफाहमत के चक्कर में पड़े हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बलि बनाकर लोगों को सड़कों पर लाकर टारगेट क्या अचीव करना है? नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब का टारगेट तो यही है कि हमारे केसेस जो है वो खत्म किए जाए, हमें NRO दिया जाए,
नैब हम जिस तरह चाहते हैं वो ख़त्म कर दिया जाए या बिल्कुल उसका डंग निकाल दिया जाए। यही उनका मुतालबा है। इसके लिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए ये सारी स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। और इसका मकसद हरगज़ ये नहीं है कि ये कोई महंगाई के हवाले से दर्द उठ रहा है पीपल्स पार्टी को या नून लीग को। वो सिर्फ ये है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है हुकूमत के हवाले से, ताकि हुकूमत को दबाव में लाया जाए। और हुकूमत अगर दबाव में आ जाए तो इनका अगर मामला सेटल हो जाएंगे तो फिर सब ठीक है, फिर वो जलसे भी ज़रूरत नहीं है, फिर एहतजाज की ज़रूरत भी नहीं है। अब मामला जिस तरह आपने कहा कि इस्तीफ़ों वाला जो स्टैंड दोबारा नया खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, पहली बात तो ये है इस्तीफ़े अगर देने हैं तो वो दें आप स्पीकर को, अगर आप देना चाहते हैं। अच्छा, आपने इस्तीफ़े देने हैं तो वो स्पीकर को दें, उसकी तो कानूनी हैसियत भी है। इसी तरीके से क्या इस्तीफे नून लीग के इस्तीफे खाली जो है या दोबारा पार्टी इस्तीफे देना, बाबर डोगर साहब, तो फिर इस्तीफों का फायदा है। मुफ्ता इस्माइल साहब वो कहते हैं एयर वाई पर वसीम दाम प्रोग्राम में कि जी ये तो सारा मामला तय हो गया था अपोजिशन के दरमियान और उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल थी, ये तो इमरान खान साहब ने नहीं होने दिया, वरना ये मामला तय हो रहे थे, शायद ये कोई नैब शैब में तरमीम के या साथ चलने के कुछ इस तरह से था। तो फिर ये FATF की जब तरमीम आ रही थी तो उस वक्त चीज़ें तय हो रही थी, इमरान खान नहीं माने। उसामा साहब वो तो इमरान खान शुरू दिन से कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत में NRO नहीं दूंगा। ये तो चाह रहे थे कि नैब में अमेंडमेंट्स का तो एडमिशन हुआ ना, फिर उस पे पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी होता रहा है। राना सना कई दफ़ा कह चुके हैं कि जनाब पे पार्टी का ये कहना था कि पार्टी ने सेनेट में पहले ही नैब के हवाले से अमेंडमेंट का बिल दिया हुआ है और नून लीग इसमें मजीद तरमीम चाह रही थी और उस पर मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान ने इनकी तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया। इसलिए अब ये इमरान खान से नहीं बात करना चाहते, अब मैं आपको किसी से भी जो खिचड़ी पक रही है ना, जो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब के जो आपस में राबते हो रहे हैं, ये जो 8 तारीख को PDM का इजलास हो रहा है और 13 को जो जलसा हो रहा है, इससे पहले ये कुछ इश्यूज़ पे डिसीजन करना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ, जिस तरह से मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ से जो मुलाकात की, हमजा शहबाज से, उनको जो बताया, एक तो ये चाह रहे हैं कि मरीम नवाज ये चाह रही हैं और नवाज शरीफ भी ये चाह रहे हैं। फजलुर रहमान तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब 8 तारीख को जो PDM का जलसा हो रहा है उसमें इस चीज़ की इजाज़त हो जाए कि जनाब हम सब तमाम MPs MNs जो हैं वो ग्रेजुअली रिज़ाइन कर देंगे, अपनी अपनी पार्टी लीडरशिप को अपने सारे रिज़ाइन जमा करवा देंगे और 13 दिसंबर को उसका ऐलान कर दिया जाए कि ना हमने अपनी पार्टी लीडरशिप को रिज़ाइन दे दिए हैं और वो जब चाहे इसको आगे जमा करवा दे। नंबर 1 चीज़। अच्छा, नंबर 2, 13 दिसंबर के बाद क्या करना है? 13 दिसंबर के बाद लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च कहाँ करना है? लॉन्ग मार्च करना है जनाब फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ये चाह रही हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ नहीं, रावलपिंडी की तरफ किया जाए और रावलपिंडी में जाके धरना दिया जाए, इस्लामाबाद में धरना नहीं दिया जाए। जरदारी साहब पे पार्टी इससे डिसएग्री कर रही है। वो जरदारी साहब ने जो राबता किया मियाँ साहब से, इन तीनों इशूज़ पे जरदारी साहब को एतराज़ है। पहली बात यह है कि फिर पार्टी ये चाह रही है कि जनाब हमें अभी इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए, हमें 3 सूबाई असम्बली हैं, जैसे KPK है, पंजाब है, बलूचिस्तान है या नेशनल असम्बली है, स्पीकर नेशनल असम्बली है, वहाँ पे अदम एतमाद की तहरीकें लेके आनी चाहिए। एक चीज़, इस्तीफ़ों पे जरदारी साहब राज़ी नहीं है क्योंकि उनकी KPK के सिंध की गवर्नमेंट सीधी जा रही है, अच्छा खासा वो गवर्नमेंट में बैठे, वो पागल हैं कि इस्तीफ़े दे दें, वो इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पे वो एग्री नहीं कर रहे और इनको वो ये कह रहे हैं कि ये इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन जो है इसको अभी ख़त्म करते हैं। दूसरी जो चीज़ है जिस पे पार्टी का सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है वो है रावलपिंडी में धरना देना। जरदारी साहब जो है वो ये चाह रहे हैं कि हमें बंद गली में नहीं जाना चाहिए, हमको जो धरना है वो इस्लामाबाद में दें, हुकूमत के ख़िलाफ़ दें और हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाएं कि हम वहाँ पर जाके बैठ जाएं। रावलपिंडी के हवाले से जरदारी साहब किसी सूरत में एग्री नहीं है। मियाँ साहब और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 2 चीज़ों पे जो है वो अड़े हुए हैं। पहली चीज़, 13 दिसंबर के बाद रावलपिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बलूचिस्तान और KPK से निकलेंगे, इस तरह से बाकी पार्टियाँ पे पार्टी जो है वो सिंध से निकलेगी और नून लीग पंजाब से निकलेगी और सीधा रावलपिंडी में जाएं। इस बात पे जरदारी साहब तैयार नहीं है। अच्छा। बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया कि ये मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ। अच्छा, अब वो ये चाह रहे हैं कि हमें अपना स्टांस थोड़ा सा नरम रखना चाहिए और हमें बंद गली में नहीं जाना चाहिए
हम कुछ ऑप्शंस हमें ओपन रखने चाहिए। ठीक है, अच्छा तो जी असद खरल साहब, ये जो सारी बात हुई इससे हासिल क्या होगा, अवाम के लिए इसमें क्या है? आज अब हफ्तावार देख रहे हैं कि महंगाई में कमी आई है और बड़ी वाज़ेह कमी आई है। छोटी जो लोगों के लिए चीज़ें होती हैं वो उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पर चीनी 20 रुपए तक नीचे आ गई। आप ये कहते थे जी महंगाई हो गई, और अभी भी मैं समझता हूँ और चीज़ें कीमतें नीचे आनी चाहिए, लेकिन टमाटर है तो देख रहा था 14 रुपये नीचे। अब इसी तरह से दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी आई है, आटे की कीमत में भी कुछ पैसों की कमी आई है। इनके इस इक़दाम से ये लोगों को मारने के लिए, लोगों का मैं समझता हूँ ये कत्ल है, कत्लेआम की तरह है कि उनको इस तरह से कत्ल कर दिए जाए, ला कर जल्द से जुलूस कर और ये वबा का शिकार करके। अवाम के लिए इसमें क्या है, हासिल क्या होगा जी? इस्लामाबाद या पिंडी जाकर धरना देने से क्या हासिल होगा? देखिए, अवाम के लिए तो जब वो हुकूमत में भी आते हैं तो अवाम के लिए ना वो अपनों के लिए सब कुछ करते हैं। अब देखें ना कि सिंध के अंदर हुकूमत जो आई तो जरदारी साहब ने वहाँ से अरबों रुपया जो बैंकों से निकाला, वो ओमनी ग्रुप जो है वो कौन है? वो फ्रंट मैन है अनवर मजीद साहब जरदारी साहब के। ओमनी ग्रुप जो जरदारी साहब की जो मिले हैं उनको अरबों रुपए की सब्सिडी कहाँ से दी गई? सिंध हुकूमत से। सिंध बैंक किसने लूटा? जरदारी साहब, सारी दुनिया जानती है। फिर सीमेंट बैंक का सारा आपके सामने है। फिर जिस तरह बैंकों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से उन मिलों को फोर्स डिफॉल्ट कराकर फिर आर्बिट्रेटर भी अनवर मजीद बने, उन्हीं मिलों को दोबारा लोन भी दिलवाया, फिर उनके कर्जे माफ कराए, फिर कर्जे ले लिए। औरंगजेब साहब तो कहती है हम करप्शन के खिलाफ। अब मामला ये सारी कैंपेन करप्शन के खिलाफ। इसी तरीके से जो यहाँ पे आई अगर हुकूमत नून लीग की तो उन्होंने 1 से इंडस्ट्रियल यूनिट बन गए 8 से फिर 14 से 28 बन गए। तो मामला ये है कि यहाँ पे भी यही मामला, अभी आप जो कह रहे हैं, एक तो महंगाई में चलो ठीक है कमी आई है, दूसरा एक और बहुत जो इंडिकेटर है ना कि नवंबर 2020 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात जो है, यानी जो उसकी एक्सपोर्ट थी वो 20%, यानी जो गुज़श्ता मांग अभी गुजरा है यानी वो 20% टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। फार्मास्यूटिकल अशिया जो है उनकी बरामदात जो है उनमें भी 20% इजाफा हुआ है। एक माह में सर्जिकल अशिया 11%, खवातीन के गारमेंट 4% जायद बरामद हुए। सही। अब मामला ये है कि कोविड की इस सूरत हाल के बावजूद ये यानी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि एक तरफ जो करप्शन से हुकूमत लड़ रही है, महंगाई के हवाले से जो जिन है बेकाबू उसके खिलाफ हुकूमत लड़ रही है, और दूसरी तरफ हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें जो इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में जारी बात अल्लाह करके कुछ कमी होगी। जब ये इंडस्ट्री चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मैं समझता हूँ ये बहुत एक खुश आइंद बात है। अब ना जो कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा जेल चले गए हैं, हमजा शहबाज, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मरियम को समझाया है कि वो इस हद तक ना जाएं कि वापसी बिल्कुल हो ना सके, ये उन्होंने मशवरा दिया। लेकिन साथ लॉन्ग मार्च के हक में भी हैं। ये बाबर डोगर सब क्या चक्कर है? मायूस हो गए हैं? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं उन्होंने माननी तो है नहीं, तो जो करना है कर लो। और दूसरा मुझे थोड़ा सा एतराज़ ये है, आप भी राना सनाउल्लाह साहब को समझते हैं, उनसे बात भी होती रहती है हमारी भी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी एक तरफ पिंडी का शैतान ये कहता है कि जी इन जलसों में लोग नहीं आते, दूसरी तरफ शिबली फ्रॉड फरमाते हैं कि अवाम ने बाइकआउट कर दिया है, लोगों की पकड़ दकड़ है, हम जलसे करेंगे। अब अगर नामों को आपने इस तरह बिगाड़ना है तो फिर तो ये हर तरफ काम शुरू हो जाए। देखिए उसामा साहब, सबसे पहले मरियम नवाज़ और जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो मुलाकात हुई है, फैमिली की मुलाकात थी, और उसके बाद जो वो खबरें लगवाई गई कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो धरने के हक़ में है शायद, लेकिन जब मीडिया ने शहबाज शरीफ से, जब शहबाज शरीफ का मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ, जब मरियम मुल्तान थी, तो जब यहाँ पे मीडिया ने उनसे बात की और पीडीएम के हवाले से जितने भी सवाल किए गए कि जनाब आप उसके हक़ में हैं, पीडीएम जो जलसा कर रही है लाहौर में उसको किस तरह से देख रहे हैं, मुल्तान का जलसा, उसके बाद मार्च की बात, उन्होंने तमाम का जवाब ये दिया कि पहले आप मुझे यहाँ से निकालें, अभी मैं इसका क्या जवाब दूँ, अभी तो मैं पेरोल पे हूँ तो मैं सियासी बात कर नहीं सकता। सियासी बातें उन्होंने की, लेकिन पीडीएम के हवाले से उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये कि उनकी बड़ी रिजर्वेशन है पीडीएम का, जो जलसे हैं या जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है या इदारों को टारगेट किया जाए उस हवाले से, या जो इसके अब शहबाज शरीफ को, मरियम ने उन्हें कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि MPAs और MNAs जो हैं उनके इस्तीफे ले लें। पार्टी प्रेसिडेंट है, उनसे कहा कि ये नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि हम उनसे इस्तीफे ले लें जी। तो शहबाज शरीफ ने कहा ठीक है, आप अगर कोई देता है तो आप ले लें उनसे। अच्छा, मेरा मतलब ये है कि शहबाज शरीफ को पता है कि मेजॉरिटी ने इस्तीफे नहीं देने, ये मरियम जो है अल्टीमेटली पार्टी टूट जाएगी, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, क्योंकि जब ये इस्तीफे लेने जाएंगे तो ज्यादा MNAs और MPs जो हैं वो इस्तीफा देने से इनकार कर देंगे। बाबर साहब उनसे पूछ के हो रहा होगा
कि देख रहे होंगे एमएनए एमपी से उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर, कहां पर ये उनसे पूछा गया कि अगर आपसे इस्तीफे मांगेंगे तो आप देंगे? कौन सा पार्लिमानी इजलास? पार्टी उनसे पूछे बगैर एक कदम उठा लेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहां पर ये इजलास हुआ है? कहीं नहीं हुआ। कहां पर उनसे पूछा गया ये ऑप्शन कि अगर पार्टी किसी की जरूरत है नवाज शरीफ के आगे बोलेगा? अभी तो नवाज शरीफ मरियम के आगे बोलने की जरूरत है? अभी तो पीडीएम में ये चाह रहे हैं कि पीडीएम इसकी अप्रूवल दे, ये पार्टी उनका साथ दे इस इशू पर। पे पार्टी साथ देने को तैयार नहीं है। अगर पे पार्टी रिजाइन देती नहीं तो कोई पागल है जो पीएमएलएन का एमपी है या एमएनए रिजाइन दे देगा? वो कहेंगे पहले आप तो इकट्ठे करें। सर इस्तीफे स्पीकर को जमा कराए जाते हैं। इस्तीफे नहीं देंगे, मैं क़यादत को भी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। कैसी बात कर रहे हैं? क़यादत कौन है? चले मुझे बताएं क़यादत कौन है? क़यादत तो शहबाज शरीफ है, पीएमएलएन का जो सदर है वो तो शहबाज शरीफ है। वो मरियम नवाज को इस्तीफे नहीं देंगे, वो तो फिर शहबाज शरीफ को देंगे। और शहबाज शरीफ जब पैरोल पे बाहर आएंगे तो तभी उनको इस्तीफे देंगे या जेल में सारे उनको इस्तीफे अरसाल कर दिए जाएंगे। ये एक चीज क्लियरली इस चीज को जहन में रखें। पीएमएलएन के सदर है शहबाज शरीफ, इस्तीफे मांगने का राइट है शहबाज शरीफ का। मरियम नवाज ऑफिशियली पार्टी उनके पास कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं कि वो इनसे इस्तीफे मांग लें और ना ही उनके कहने पे किसी ने इस्तीफा देना है। नहीं, लेकिन अब बात तो ये होती है कि मरियम और नवाज शरीफ जो है चलती तो उन्हीं की है, सबको पता है। असद करल साहब अब भी तो ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो सबसे बड़ा इशू जो है पीएमएलएन के अंदर जिसपे पीएमएलएन के में वाज़ेह डिवीजन नजर आ रही है वो है इस्तीफों का इशू। ये बड़ा सेंसिटिव है। अच्छा, आप इसीलिए मरियम नवाज, फजलुर रहमान और नवाज शरीफ जो है वो जरदारी के पांव पड़े हुए हैं कि किसी तरह से आप इस्तीफों वाले ऑप्शन पे मान जाए, इसी चीज पे मान जाए कि पार्टी क्या को इस्तीफे जमा करवा दी जाए। जाहिर है पार्टी स्पीकर बुलाएगा, कोई जाएगा तो इस्तीफा कबूल होगा कि इस्तीफों वाले इशू पर पीएमएलएन टूट भी सकती है और पार्टी जो है वो उसका भी बहुत बड़ा टेस्ट केस है कि अगर वो अपने एमएनए एमपी से इस्तीफे मांगती तो कितने लोग इस्तीफे देते हैं। तो फिर पार्टी इस ऑप्शन पे कभी भी नहीं जाएगी। नून लीग एक्सपोज हो जाएगी जब इन्होंने इस्तीफे मांगे और लोगों ने इस्तीफे ना दिए, पार्टी लीडरशिप को भी ना दिए, तो टोटली एक्सपोज हो जाएगी कितने लोगों ने इस्तीफे। पहली बात तो ये है उसामा साहब, पहली बात तो स्पीकर को देना तो दूर की बात है। चीजें हैं, ये जो 3 लोगों की एक मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की, हमजा की और मरियम साहिबा की, इस मुलाकात के हवाले से ये अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि इस्तीफे देने हैं या इस्तीफे लिए जाएंगे। पहली बात तो ये आप कैटेगोरिकली मैं आपको क्लियरली कह लूँ, क्योंकि इस्तीफों का फैसला एक पीडीएम एक फोरम है, जो फैसला होगा वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। कोई पार्टी इंडिविजुअल अपना अगर फैसला करेगी तो वो पीडीएम जो है उसका फैसला क़यादत तो ले सकती है। पीडीएम के इजलास से पहले कंसल्टेशन की मेरी जाती उसके मुताबिक जो डिस्कशन हुई है शहबाज शरीफ ने उनको हाथ नहीं, शहबाज शरीफ ने छोड़ के राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने भी ये कहा है कि अभी जो 13 को जलसा होने जा रहा है और 8 को पीडीएम का इजलास होने जा रहा है, उस हवाले से 3 ऑप्शन है। एक है रैलियां निकालने के हवाले से, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग मार्च के हवाले से, तीसरा ऑप्शन है इस्तीफों के हवाले से। अभी ऑप्शन जो है वो उनका उधर वहां पे काबिले गौर होंगे। जो बात डोगर साहब ने की है, अगर इस्तीफों की बात आएगी तो पीपल्स पार्टी के अंदर डिवीजन नहीं होगी, लेकिन वो इस्तीफे देंगे नहीं। वो अपनी क्यादत को इस्तीफे ना क्यादत मांग रही है, अगर क्यादत मांगेगी तो ये फर्क होगा। अगर क्यादत मांगेगी इस्तीफों वाला ऑप्शन नहीं है, अगर क्यादत मांगेगी, फर्क सुन लेना, अगर क्यादत मांगेगी तो वहां पर यूनिटी है। पीपल्स पार्टी के सारे लोग जरदारी साहब को या बिलावल को जब वो कहें इस्तीफे जमा करा देंगे, ये बात आप रिकॉर्ड पे रख लें। अच्छा, लेकिन नून लीग अगर कहेगी पार्टी को इस्तीफे देने तो आधे से ज्यादा लोग इस्तीफे नहीं देंगे। मरियम ये बात भी रिकॉर्ड पे मरियम पार्टी हेड नहीं है सर, चलती तो नहीं है के लोग जो है वो एक पार्टी हेड है शहबाज शरीफ, वो कहेंगे वही इस्तीफे मांग सकते हैं, प्रेसिडेंट इस्तीफे मांग सकता है, मरियम किस तरह इस्तीफे मांग सकती है? नून लीग में किसी एमएनए एमपी की जरूरत है ये जवाब देने की? नहीं, अभी जरूरत रोज मिलते हैं जाके, वो बुजदार साहब को बयान खिलाफ देते हैं, आप सामने रोज कोई ना कोई लोग आए होते हैं, सामने खुल के सामने आते हैं। तो मरियम तो आप देखें ना सूरत की क्या बात करते हैं, मुल्तान के जलसे में कितने एमएनए एमपी टिकट होल्डर है, लेकिन जब डिमांड कर लेंगे कि भाई आए, डिमांड चंदा मांग रहे हैं, चंदा को दे रहा, चंदा दिया नहीं, खोखर ने कहां चंदा दिया है? बिलाल यासीन ने 5-10 और मुस्लिम लीग यहाँ के जो दफ्तर है मॉडल टाउन में, वहां पर सुई गैस कटी है, उसका तो बिल देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। अगर इतनी यूनिटी हो, इतनी इनकी कमिटमेंट हो, इतनी डेडिकेशन हो, तो आप सुई गैस का बिल तो दे लें। नहीं, मुझे तो फिर सुई गैस का बिल देने के लिए पैसे लिए। जो मॉडल टाउन 180H है, वहां पर दफ्तर जो इनका सेक्रेटेरिएट है पार्टी का,
वहाँ पे कई महीनों से गैस का बिल का बिजली का जो गैस का कनेक्शन है वो कटा हुआ है। सही बाबर डोगर साहब, अगर पार्टी के अंदर इतनी यानी इस मामले पर इस्तीफे के मामले पर अभी तो स्पीकर की तो दूर की बात है ना, और उस पर भी इमरान खान कह चुके हैं जी अगर इस्तीफे आएंगे तो मैं इलेक्शन करवा दूंगा। अभी विद इन पार्टी ये मसला है और पीडीएम में आप कह रहे हैं मसला है, तो फिर ये आगे बात कैसे चलेगी? इस्तीफों की बात कैसे चलेगी? पार्टी कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? इसीलिए तो कोई बार बार जरदारी साहब हुकूमत एंजॉय कर रही है। जरदारी साहब ये कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी पहले अपने अगर इस पे एग्री करती है कि एमपीएस एमएनएस रिजाइन देने के लिए तैयार होते हैं तो फिर पीएमएलएन के लिए आसानी हो जाएगी। और अगर पीपल पार्टी इस चीज़ पे नहीं मानती तो पीएमएलएन जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने एमपीएस और एमएनएस से इस्तीफे ले सके। ये मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। इसीलिए नवाज शरीफ बार बार जरदारी साहब से जो रब्ता कर रहे हैं उनसे उनको ये कायल करने की मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप इस्तीफे लें, लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे लेने की बजाय इससे बेहतर है कि हम पंजाब असम्बली में या केपीके में या सिंध या बलूचिस्तान में या नेशनल असम्बली में स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए ताकि हमें पता चले हम असम्बली के अंदर जाके चेंज लाने की कोशिश करें। डोगर साहब केपीके में कहाँ ला सकते हैं? केपीके में तो वो बिल्कुल ला नहीं सकते। बलूचिस्तान में कैसे वो ला सकते हैं? वहां पे भी उनके पास पंजाब में तो ला सकते हैं ना। पंजाब में भी किस तरह ला सकते हैं? अब अढ़ाई बंदों से तो नहीं लाई जाती ना, पीपल पार्टी के लोग हैं और कौन है? नहीं नून लीग के वो बिल भी जाएंगे तो फिर भी नहीं ला सकते ना। एक सामने एक चीज नजर आ रही है। खल साहब ने नो कॉन्फिडेंस लाना तो ला तो लाने से तो हुकूमत चेंज नहीं कर सकते, फिर वो तो एक वाली बात है ना। और वैसे यानी एक नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके जब उनके साथ को पीटीए के तो लोग शामिल नहीं होंगे। अब ये 13 दिसंबर से पहले और एक्सपोज 8 दिसंबर को ये मुलाकात हो रही है पीडीएम की, तो फिर इसमें इस बड़ा इजलास जो है 8 दिसंबर को, इसी में नहीं पता लग जाएगा अगर कोई वाज़ेह फैसला सामने सर खुल के सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं देंगे जी, मैं भी एग्री करता हूं कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफे नहीं लोग देंगे। आप कह रहे हैं नून लीग के बंदे भी नहीं देंगे? सर इस्तीफों वाला ऑप्शन 2.5 साल से ज्यादा हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध में वो एंजॉय कर रहे हैं उनको। सर दूसरा जो अहम इशू है लॉन्ग मार्च करना है, रैलियां करनी है, लॉन्ग मार्च करना है, इस्लामाबाद करना है या रावलपिंडी करना है। 13 दिसंबर को इस पे अभी तक कंसेंसस 8 दिसंबर को भी कंसेंसस नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। 8 दिसंबर का जो पीडीएम का जलसा है उसमें ये फैसला नहीं हो सकेगा, मैं आपको बता रहा हूं। वो कहेंगे जी 13 दिसंबर को देखेंगे या अगले इजलास में देखेंगे। 8 दिसंबर को ये हतमी फैसला नहीं होगा कि 13 दिसंबर के बाद पीडीएम ने क्या करना है। मैं आपको अभी बता रहा हूं। लेकिन आज मेरी इत्तला के में भी एक मीटिंग चल रही है और जिसमें ब्रेक पे डिस्कशन हो रही है, जिसमें शरीफ खानदान सारा बैठा हुआ है और मरियम जो है उन्होंने लाहौर से इस इजलास में वो जो शिरकत कर रही हैं। अच्छा, अब तफसीली फैसला भी आ गया है। नवाज शरीफ को दोनों केसेस में अलग अलग इश्तिहारी करार दिया गया है और साथ ही हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि जो खतूत लिखे गए थे नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के लिए उनका जवाब भी आया और उस पर गौर भी हो रहा है। किस लेवल पर यह बातचीत हो रही है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला अब पता चला मियां नवाज शरीफ दोनों केसेस में अलग अलग इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं और उनके जो जमानती थे अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। खरल साहब, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अब पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ज़ाहिर है उनके साथ लोग होते हैं इस उम्मीद पर कि चलो जी MP MNA का टिकट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कारकुन है, उन पर भी अब अताब आएगा। क्या शहबाज शरीफ की भी बारी आएगी? वो भी यहाँ पर जमानती हैं कि जब बाहर गए थे भाई के जी इलाज करके वापस आएंगे, वो कार्रवाई भी होगी। अब मामला ये है कि उसामा साहब अब बहुत एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये जो नवाज शरीफ साहब अल अजीज़िया और इवन फील्ड रेफरेंस के अंदर जो नाकाबिल ज़मानत उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, इश्तिहारी करार दिए गए हैं और ज़ाब्ता फौज जो है CRPC 87 के तहत जो कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, अगला प्रोसेस होता है 88 की कार्रवाई, यानी उसमें कुर्की जायदाद जो है वो शामिल होती है। फिर जिस तरह जामनों के वाले से भी बात आई, अब मामला ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने होम डिपार्टमेंट, बरतानवी होम डिपार्टमेंट को जो ख़त लिखा था ना, अब उस ख़त के ऊपर प्रोसेस जो है डीपोर्ट होने के वाले से वो शुरू हो गया है, क्योंकि ये एक बुनियादी एक इशू था। जब भी आप किसी बैरून मुल्क अपने शहरी को वापस लाने के लिए आप बात करते हैं ना, तो वो जो हमारे एग्जेक्टिव जो इदारे होते हैं, नैब हो, FI हो, अगर उनको वो मतलूब हो तो उसको वो कंसीडर नहीं करते।
लेकिन जब उसी मुलजम के हवाले से अगर कोई अदालत अहकामात जारी कर दे, उनके जिस तरह वारंट नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, इस जुडिशल ऑर्डर जो है इसकी हैसियत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अब ये जो ऑर्डर हो गया और इसके साथ नवाज शरीफ साहब का स्टेटस चूँकि है कन्विक्टेड है, वो सज़ा याफ्ता है। बरतानिया के कवानीन के मुताबिक जो सज़ा याफ्ता शख्स हो और जिस जुर्म के अंदर उसको सज़ा हुई हो, उसकी अगर 5 साल से गालबन या 10 साल से ज़्यादा उसकी अगर सज़ा हो उस जुर्म में जिसमें वो सज़ा याफ्ता है, तो वो उसकी सरजमीन पर नहीं रह सकता। ये उनके अपने कवानीन है। दूसरा, नवाज शरीफ के हवाले से एक और उनका जो बैड लक है कि नवाज शरीफ साहब कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो जाता है विजिट वीज़े पे जाता है, वो बेशक उसका 10 साल का वीज़ा लगा हो, 5 साल का हो या 180 दिन का हो, वो मुसलसल मैक्सिमम 6 महीने वहाँ पे रह सकता है। 6 महीने से 1 दिन ज़्यादा अगर वो रहेगा तो उसका स्टे इलीगल होगा। नवाज शरीफ साहब 6 माह से ज़्यादा, आपको पता है उनका अरसा तकरीबन 1 साल हो गया है। नवाज शरीफ साहब का वो जो वीज़ा है, वो जो उनका पासपोर्ट जो है, वो वैलिडिटी भी ख़त्म हो गई है नवाज शरीफ के हवाले से। अब नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ से जो ज़राए से हमारा पता चला है, उन्होंने अपनी लीगल टीम जो है उसके ज़रिए वहाँ पर वो अप्रोच कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो ये एक फलाह है, क्योंकि 180 दिन के बाद आप 1 दिन के लिए वापस जाएँ तो फिर आप वापस जा सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने प्री प्लान सारा काम किया हुआ था, लंदन जाना, लंदन क़याम करना, वो पहले से मनसूबाबंदी थी। और नवाज शरीफ स्पेशली जब आए थे पाकिस्तान तो एक ही वजह थी कि उन्होंने 10 साल का पाकिस्तान से आके अप्लाई करके दफ्तर में गए थे, आपको पता है गंगाराम जो फेडेक्स का है, वहाँ पर जाके उन्होंने 10 साल का वीज़ा लगवाया है, खुद जाके 10 साल का वीज़ा उनका मौजूद है। लेकिन मामला ये है 6 माह से ज़्यादा मुसलसल वहाँ पर वो नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने वहाँ पे अटैम्प्ट की थी, वो अमेरिका जाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन जो कि नाकाम हो गई। अब नवाज शरीफ साहब बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो है स्वाय अब वो पपेट बनने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना वो पाकिस्तान आएंगे। अब नवाज शरीफ साहब जो लॉबिस्ट है उनको हायर कर रहे हैं अमेरिका से, भारत से जो उनके लोग हैं, कुछ भारत से ताकतवर जो शख्सियात हैं उनकी मुलाकात हुई है, जो बिजनेस वाले भी हैं और मोदी के तलकात भी नवाज का नवाज शरीफ साहब से हुसैन नवाज का बड़ा उसमें अहम किरदार है। उन्होंने कहा था और वकला से राब्ते कर रहे हैं कि ये जो सारा डिबैकल है इसको किस तरह हमने निपटना है। अच्छा, पाकिस्तानी हुकूमत का जो बड़ी फर्म है इसको किस तरह ओवरकम करना है, उनमें से उन्होंने हायर कर ली हुई है, पैसा तो उनके पास बहुत है। ये हुसैन नवाज का बयान सामने आया था। बाबर डोगर साहब, अब ये शहजाद अकबर साहब जो कह रहे हैं कि जवाब आया है और वो कहा जी डिपोर्ट करने पर गौर करें, बरतानवी हुकूमत उनकी वजारत दाखिला की तरफ से, और अब ये इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई हो गई है, अब तो इसके बाद नवाज शरीफ की मुश्किलात बढ़ रही हैं, बरतानवी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ रहा है। उसामा साहब, मेरा एक शहजाद अकबर साहब तो अपना चूरन जो है वो पिछले 2 साल से बेच रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि सागदार के लिए सारे कागज़ पूरे हो गए हैं, लेटर लिख दिया, वो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। अब वो नवाशी के बारे में वही लेटर की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि बरतानिया से एक आपकी इतला के मुताबिक कोई बंदा इस तरह डिपोर्ट हुआ है, कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा, बड़े वैसे तो बेचारे होते हैं, मुझे कोई एक नाम ले दें। सरकार सिर्फ अगर उनके डॉक्टर ये लिख के दे दे बरतानिया लॉ के मुताबिक कि जना ये बंदा बीमार है और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो इसके बाद वो डॉक्टर नहीं लिखेंगे डॉक्टर साहब, वो पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं सर, उनका जो उन्होंने जो अमेरिकन डॉक्टर और जो ब्रिटिश डॉक्टर हायर किए हुए हैं, अगर वो सिर्फ वही लिख के दे दे कोर्ट में कि ये बंदा बीमार है और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, यही काफ़ी है। वो उसके बाद आप देख लीजिएगा, वो कहेंगे कि जनाब बिल्कुल ठीक है, मियाँ साहब को बिल्कुल पता है, यहाँ पे पाकिस्तान की कोर्ट्स उनको सजा कुछ कर नहीं सकी। लंदन में वो वहाँ पे बेहतरीन वकला की टीम उन्होंने हायर की हुई है। ये खतो किताबत चलती रहनी है। मेरा मतलब है कि आप मुझे एक बात बताएं कि अल्टीमेटली जो हमारे जो हैं शहजाद अकबर साहब, इन्होंने भी तो अपनी नौकरी चलानी है ना, तो इस तरह के लेटर लिख दे देंगे हर तीसरे महीने इस तरह का एक लेटर लिख देंगे कि बड़ी उम्मीद है कि वो आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज लिख के दे दूं, चौधरी कह चुके हैं जनवरी का, ये कई लोगों के बयानात ये सामने आ चुके हैं, और गालिबन शिबली फराज साहब का भी जनवरी का है कि जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान होगी। कहीं तो कुछ तो इंश्योरेंस है। शहजाद अकबर कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो इमरान खान भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म खुद कह चुके हैं, मैं बात करूंगा। वहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वहां पर जारी है इंटरनेशनल बरतानवी शहर है। सर आपके साथ आपका उनके साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, किस तरह से आप उनको लेके आएंगे? सर डिपोर्ट करने का और चीज है, जिस तरह ताकतवर जो भी रिपोर्ट करना है, डिपोर्ट करना है, उनकी वज़ारत दाखिला होम डिपार्टमेंट का इस्तेहकाक है।
उनकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट की लेकिन discussion अगर कोर्ट्स उसमें आ गई तो वो डिपोर्ट भी कोर्ट नहीं अलग हो बात सकते। है, लेकिन वो उससे डिपोर्ट पहले- भी नहीं हो सकते। और मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लाना इतना आसान काम अब नहीं है। असल जितना मसला ज्यादा ये है लोग कि कह इस रहे तरह हैं। के जो ताकतवर लोग होते हैं ना, उनको बरतानिया हमेशा इस्तेमाल करता रहा। पहले वो अल्ताफ हुसैन को इस्तेमाल करते थे, अब वो नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी कोई किसी सारे मकासद हासिल करने हैं तो नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल करेंगे। और बरतानिया जो है, बरतानिया एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि नवाज शरीफ को एक बात पाकिस्तान तो लाना बरतानिया इतना आसान काम नहीं है इस अंडर गवर्नमेंट के लिए। इन्फ्लुएंस है इंडिया के। इंडिया जो है उनके जो बड़े ताकतवर लोग हैं, जिनके हुसैन नवाज के जो बिजनेस पार्टनर हैं, वो नवाज शरीफ साहब को रिसेंटली जाके मिले हैं। और उसके बाद उन्हीं लोगों के, इंडिया के जो ताकतवर बिजनेसमैन है, जो इनके शराकतदार हैं बहुत सारे कारोबारों में, वो मोदी के भी करीबी हैं, आपको पता ही है। तो अब वो लोग जो है वो दबाव डाल रहे हैं बरतानवी हुकूमत पर कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस ना भेजा जाए। ये एक दबाव है। दूसरी जानब ये है कि आपस में हमारा बुजरा की सतह पर तो रब्ता है। वजीर आज़म साहब ने यह कहा था कि मुझे भी अगर बात करनी पड़ी बरतानवी प्राइम मिनिस्टर से या मुझे खुद भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बावजूद इसके कि बरतानवी कवानीन के मुताबिक बहुत सारे फ्लाज हैं, नवाज शरीफ वहाँ पर नहीं रह सकते, लेकिन नवाज शरीफ साहब को इस्तेमाल उन्हें करना है। और यही ऐसी कमजोरियां जो इसी से वो फायदा उठाते हैं, बरतानवी एजेंसियां, बरतानवी इदारे, इस गवर्नमेंट और इसी वजह से नाक के नीचे से वो पूरा एक ड्रामा रचाकर आप इनका अस्पताल सारा अमला इनके साथ मिला हुआ है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर उनके साथ मिले हुए थे। उसामा साहब यहाँ से वो बड़े आराम से चकमा दे के लंदन चले गए, इसी गवर्नमेंट के नीचे से गए ना। हाई कोर्ट ने कहा है इसिया से इन्होंने नाम पूरे निकलवाया। निजाम पर वो शख्स हंसता होगा, पूरे निजाम का उसने तमस्कुर उड़ाया। और सर जो इनको चकमा दे के यहाँ से निकल गया, ये कहते हैं अब हम लंदन से जाके उसको ले आएंगे। उसामा साहब क्या बात कर रहे हैं? वो नहीं आने वाला, ये जो मर्जी कर ले, इतना आसान नहीं है उसको लाना। बरतानिया में जो कवानीन है उसमें मुझे नहीं लग रहा। कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो जब अपने लोगों के दरमियान होता है तो वो ज्यादा मुतहरिक हो सकता है, ज्यादा उसके साथ लोग जुड़ेंगे। वो ज्यादा, अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ हो तो बज़ाहिर तो उनको ज्यादा खतरनाक होना चाहिए, जेल जाएंगे आप, वो सीधा जेल पॉपुलर होना चाहिए। मसला ये मुझे समझाएं कि ये क्या वजह है कि नवाज शरीफ बाहर बैठा खतरनाक है, पाकिस्तान आके वो खुश हो जाएंगे। ये लोग तो उलट है, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होगा। पाकिस्तान में सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं, इक़्तिदार के लिए आते हैं, जेलों के लिए नहीं आते, नैब के लिए नहीं आते। ये इतने बासर लोग हैं, ये तो नैब का लॉ भी उड़वा सकते हैं। इतने ताकतवर लोग हैं कि खान साहब जो है वो बहुत बंदा जिस पर अड़ा हुआ है। अगर वो ना होता तो ये अब तक नैब उड़ गया हुआ था। ये भी मैं आपको बता दूं, बाहर ऐसी ताकतें मिल जाती हैं, बाहर ऐसे लोग मिल जाते हैं, वरना नेचुरली तो ये होगा कि जो शख्स यहाँ पर है सर ये उनके काम के लोग हैं, ये उनके काम के लोग हैं, ये अमेरिका के काम के लोग हैं, ये बरतानिया के काम के लोग हैं। उन तमाम कुव्वतों के काम के लोग हैं जो पाकिस्तान में गड़बड़ करना चाह रहे हैं। उन तमाम कुव्वतों के काम के लोग हैं जो पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के काम के लोग हैं जो पाकिस्तान में सी पैक को खराब करना चाहते हैं। वो उन तमाम लोगों के काम के लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी पैदा करना चाहते हैं। सर साजिशी कहानियां तो ये है फैलाना चाहते हैं दुनिया में। अब ये है कि जी बायो वॉर के किसी कौम को उसमें बीमारी फैला दो, तो ये तो ऐसे लगे तो पता नहीं। मुझे एक बात बताएं, वो बड़े आराम से मेरी बात बीमारी फैल जाए, खुदा न रा 85 अरब रुपया खर्च कर रहा है इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, और वो काम नवाज शरीफ बैठा बड़े आराम से बाहर से बैठ के कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इमरान खान साहब ने 10 नुकात पेश किए हैं वबा के लिहाज से। उन्होंने कहा गरीब मुल्कों को कर्जे माफ़ किए जाएँ या रियायतें दी जाएँ, और जो लूटी हुई दौलत है गरीब मुल्कों की, जो अमीर मुल्कों में जाकर वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट की जाती है, वापस की जाए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रात गए यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से खिताब किया, और ये खुसूसी इजलास था जनरल असम्बली का जो कोरोना वबा के हवाले से बुलाया गया था। इसमें 10 एजेंडा पेश किया इमरान खान साहब ने। स्मार्ट लॉकडाउन का उन्होंने बताया, और ये कहा कि 5 तरक्की पजीर ममालिक पहले ही डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, लिहाजा गरीब ममालिक के लिए कर्ज़ों में सहूलत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कर्ज़े माफ़ किए जाएँ या नरम कर दिए जाएँ। और साथ ही ये भी कहा कि जो दौलत लूटी गई है इन गरीब मुल्कों से, और जाकर आज जो मुल्क अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते हैं वहाँ जाकर इन्वेस्ट की गई है, वहाँ अरबों डॉलर की दौलत, वो भी वापस की जाए।
इस पर बाबर डोगर साहब कुछ हो सकेगा? ये जिस तरह की डिमांड्स इमरान खान साहब ने की हैं, पहले सबसे पहले इन्होंने यही बात बहुत पहले की थी कि कर्ज़ों की अदायगी में सहूलत दी जाए, वो काम हो गया था और उस पर पूरी दुनिया में अप्रिसिएशन हुई थी, तरक्की पजीर ममालिक की तरफ से जी सबसे पहले ये बात इमरान खान ने कही थी और फिर सारी दुनिया ने, और G20 ममालिक हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, IMF, वर्ल्ड बैंक, उन सब ने फिर इस पर तवज्जो दी और ये काम आगे बढ़ा, जो कि बहुत बड़ी बात थी। वरना तो ये आज 5 मुल्क डिफ़ॉल्ट किए हैं, वरना पता नहीं 50 से ज़्यादा हो जाता है ये ममालिक। तो समा साहब बिल्कुल ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, माजी में भी इस तरह होता रहा है। असल इशू ये है कि कोरोना ने, आपको पता है कि सारे जो छोटे ममालिक हैं उनकी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से इसे संभला है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो थी बरबकत थी, बेहतर थी, जिसकी वजह से कोरोना में जिस तरह से यूरोप का जो हाल हुआ, अमेरिका का हाल हुआ, इंडिया का जो हाल हुआ, जो चाइना का हाल हुआ, हम उससे बच गए। तो लेकिन ऑफ कोर्स हमारी इकोनॉमी जो है वो हिट हुई है। तो अब तो ये UNO को, वर्ल्ड बैंक को, बड़ी आलमी ताकतों को इनको देखना चाहिए कि ये छोटे ममालिक जो हैं जो इससे हिट हुए हैं, उनकी पहले छोटी छोटी इकोनॉमीज़ हैं वो भी तबाह हो गई, लोगों बेतहाशा लोग बेरोज़गार हो गए, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। तो ऐसे वक्त में जब गवर्नमेंट्स की इकोनॉमी, छोटे ऐसे तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनकी जो इकोनॉमी तबाह हुई, उसको कंपनसेट करने के लिए ये गैर मामूली सूरत हाल है साहब, नॉर्मल सूरत हाल नहीं है। तो इस गैर मामूली सूरत हाल में इनको चाहिए कि थोड़ी सी उनकी हेल्प करें और उनको कम शरह पे कर्जे दिए जाएँ, उनको असिस्ट किया जाए ताकि किस तरह से दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो, संभले, छोटे ममालिक की इकोनॉमी संभल जाए और कोरोना के इस वार से सारी दुनिया जो निकल जाए। इमरान खान ने सारी दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी नुमाइंदगी की है और एक मरतबा फिर ये अपनी आवाज़ उठाई है कि उनके जो है कर्जे जो हैं वो उनको कम किया जाए, माफ़ कर दिया जाए। अच्छा, या 500 फिर अरब उनको मजीद कर्जे जो है वो नरम जो हैं शायद उस पर दिए जाए। ठीक है, एक तजवीज़ ये भी है $500 अरब का ये हंगामी फ़ंड भी कायम किया जाए और इसकी एक वजह ये भी है कि अमीर मुल्क इसलिए भी इस चीज़ पर आए कि जी ये नहीं हो सकता कि आप अपने आप को महफूज कर लें, सब बंद करके बैठ जाएं तो ये आपको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं से ये वायरस कहीं से दूसरी जगह फैल सकता है। लेकिन असद खलील साहब जो उन्होंने ये बात कही है कि जो जराइम पेशा लोग, बदउन्वान सियासतदान, जराइम पेशा अफराद, लूटी हुई दौलत ये वापस करनी चाहिए, ये हो सकेगा? अब देखिए उन्होंने कहा, हम हमेशा सुनते हैं स्विट्जरलैंड में इतने अरब डॉलर पड़ा हुआ है जी गरीब मुल्कों का, पाकिस्तान का कभी 200 अरब डॉलर, ये सागदार वैसे कहा करते थे, ये कोई और नहीं, सागदार सब पहले भी इमरान खान साहब ने, आपको पता है UNO में बात की है कि ये बदकिस्मती है कि जो मुअज़्ज़म माशरे अपने आप को कहलाते हैं कि जो गरीब मुल्कों के जो बदउन्वान हुक्मरान है वो लूट के अरबों खरबों डॉलर जो है इन मुल्कों के अंदर सेफ हेवन में पड़े हैं, तो वो पैसा उन मुल्कों की आवाम का हक है और ये पैसा UNO को इसमें रोल प्ले करना चाहिए और ये लूटा हुआ जो पैसा है ये उन्हीं मुल्कों को वापस किया जाना चाहिए। ये इमरान खान साहब हमेशा स्टांस लेते हैं। नहीं, भारत में ये हुआ, आपने कहा मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वो तो लाया है वापस बहुत सारा, साउथ कोरिया, हत्ता के रूस, यानी कोई मुल्क नहीं, सब मुल्कों के बड़े बड़े जो लुटेरे हैं उनका एक काम है कि जाकर जनाब वहाँ पैसा आया। लेकिन आप देखें कि भारत में बहुत सारा पैसा वो वापस लाए भी हैं, उन्होंने वहाँ पे बड़े सख्त कवानीन रखे हैं, कुछ पैसे यहाँ पे वहाँ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, एक तो बात यह है, दूसरा वो कुछ लाए भी हैं। अब जिस तरीके से इमरान खान साहब ने बात की है, 6.5 लाख तो लोग जो है वो मुतासर हुए हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, फिर उसके बाद 15 लाख अफराद जो है कोरोना में जिस तरह वो जान बाक हो चुके हैं कोरोना के बायस दुनिया भर में। अब उसामा साहब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब ने बात की है 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर जो ममालिक है उनके कर्जे माफ़ किए जाए, नहीं माफ़ नहीं किए जाए तो कम अज़ कम उनको सहूलत दी जाए। दूसरा जो आपने निशानदेही किया है कि अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो जिनके पास अरबों डॉलर खरबों उनकी मईशत बहुत बड़ी है, अगर वो छोटे तरक्की पजीर ममालिक को कोरोना की हिफाजती इक़दाम के हवाले से मदद नहीं करेंगे तो अपने आप को वो किस तरह महफूज कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज है और जो जारी बात है लोगों ने आना भी है, जाना भी है, इंटरेक्शन भी है दुनिया भर में आपस में, तो जब तक दुनिया भर से ये मसला ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी तरक्की याफ्ता जो मुल्क है वो इस वबा से महफूज नहीं रह सकता। गरीब मुल्क जो है उनके पास इतने वसाइल नहीं है, वो हिफाजती इक़दाम को तरफ से नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हर शख्स को ये फ्री दी जाएगी वैक्सीन जो अवेलेबल होगी और ये पहली से महीने मार्च अप्रैल तक उम्मीद की जा रही है कि अवेलेबल हो जाएगी। बरतानिया ने तो ख़रीदना भी शुरू कर दिया, वहाँ आ भी गई है इसकी सप्लाई।
लेकिन 15 करोड़ डॉलर इसके लिए अभी मुख्तस कर दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और मजीद ज़रूरत पड़ सकती है। अब बाबर डोगर साहब, एक गरीब मुल्क, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है। 22 करोड़ की आबादी, हर एक के लिए बहरहाल वो कैटेगराइज किया गया है कि पहले पैरामेडिकल स्टाफ, फिर बूढ़े लोग, बीमार लोग जिनको ज़्यादा खतरा है, उनको सबसे पहले इस तरह से किया जाएगा। लेकिन कोई भी गरीब मुल्क हो, इससे ज़्यादा बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि पूरी कौम को महफूज बनाने के लिए हर एक को वैक्सीन दी जाए, जब तक कि फिर ये आलमी इदारे, इस तरह 500 अरब डॉलर के फंड का कहा गया है, ये तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं समझ साहब बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ। जो गरीब ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी का पहले ही तबाह हाल है, जहाँ पर जिनका बुरा हाल है, मेरा मतलब है उनके लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इतनी महंगी वैक्सीन जो है इसको ख़रीदना। या तो फिर ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि कोलेट्रल एक अमाउंट इकट्ठी कर ली जाए एक बहुत, और उसके ज़रिए से जो गरीब ममालिक हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे, थोड़े रेट पे उनको दी जाए, और ताकि वो इसको अफोर्ड कर सके, लोग अफोर्ड। अगर आपने इसको देखिए, ये दुनिया की ज़रूरत है, ये खाली पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान से कोरोना ख़त्म होता है, दुनिया के गरीब ममालिक से कोरोना ख़त्म होता है, तो जो बड़े ममालिक है वो इससे खुद ही बच जाएंगे। एक चाइना से स्टार्ट हुआ और सारी दुनिया में फैल गया, कल किसी और छोटे मुल्क से शुरू होगा और सारी दुनिया में फैल जाएगा। ग्लोबल विलेज है, आप दुनिया में आप किसी को आइसोलेट करके नहीं रह सकते। तो ये तो अब ज़रूरत है, ये इनको करना होगा, इसके अलावा इनके पास कोई चारा है ही नहीं है कि ये जो वैक्सीन है, ये इसी बहाने कोई शायद लोगों में तहरीक पैदा हो जाए, कोई अक़वाम मुत्तहिदा में या अमीर ममालिक में, या आपको लगता नहीं हो, क्योंकि ये उनके बड़े इन्वेस्टर बन जाते हैं। उसामा साहब, लूटी दौलत ना वापस आनी है, ना उन्होंने देनी है। बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है। मेरी एक बात सुने, स्विट्जरलैंड की आप बात कर रहे हैं, उसकी साउथ कोरिया में लोग लाए हैं, मलेशिया में लाए हैं, बड़े बड़े अरबों डॉलर इस तरह लोग पकड़े गए वहां पर, और सर वहां पर पकड़े गए, बंदे वहां पे पकड़े गए और उनसे निकलवाई है उन ममालिक ने। आप ये कि स्विट्जरलैंड जो है वो खुद ही वापस कर दे, या यूके वापस कर दे, या अमेरिका में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, ये जो सारा ब्लैक का पैसा वहां पर गया हुआ है वो वापस कर दे, वो क्यों करेंगे? वो तो दुनिया में सबको एनकरेज करते हैं कि भाई जिसने पैसा लूटा वो हमारे पास आए, इन्वेस्टमेंट करे, सेफ है। यहाँ पे भी आप सऊदी मॉडल ले हैं, यहाँ पे आप बिठाएं और उनको लाएं पैसे। देखें, जब तक आप इनको टिकटिकी पे नहीं लगाएंगे, इनको खिड़की पे नहीं लगाएंगे, जिस तरह आप थानों के अंदर रिकवरी के अंदर पुलिस जो डिग्री इस्तेमाल करती है, जो रवैया इख्तियार किया जाता है, इन लोगों के साथ वो सलूक नहीं किया जाएगा। ये बाहर से पैसे नहीं लाएंगे। अब ये लोग बजायर तो जेलों में होते हैं और नैब की कस्टडी में होते हैं, हॉस्पिटल में है, इनको हाथ को लगा नहीं सकता, इनके इंटेरोगेशन को कर नहीं सकता, सवालों के जवाब देते नहीं है, वकला की बड़ी बड़ी टीम्स हैं। तो ऐसे लोगों को इस ट्रीटमेंट के साथ अगर कहेंगे कि पैसे अरबों डॉलर ये ले आएंगे, इनको वही सलूक किया जाना चाहिए जो आम चोर, जो आम डाकू के साथ पाकिस्तान के थानों में होता है। अगर इनके साथ वही सलूक किया जाएगा तो ये सारे पैसे बाहर से ले आएंगे। जब तक वो इनके साथ सलूक नहीं किया जाएगा, जब एक मुल्क और एक जो रियासत मदीना कहते हैं सबके लिए एक कानून है। देखिए, आम जो चाइना कर सकता है, इमरान खान साहब ने चाइना बड़ा दुनिया नहीं करती, 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया, नहीं कराते सर, वो अभी भी करप्शन होती है चाइना में, अभी भी चाइना में करप्शन होती है, लेकिन ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे इनको वीआईपी मेहमानों की तरह रखा हुआ है। मलेशिया में पकड़ा है उन्होंने, पूरा उसका एक गैंग था, उन्होंने महीनों के अंदर अरबों डॉलर। सऊदी अरब अपने होटल में बिठा के सकते, होटल में बिठा के कितने अरब डॉलर उन्होंने रिकवर किए? 100 अरब डॉलर से, तो फिर 100 अरब डॉलर से ज्यादा। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।